हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये मैकेनिक्स का सबसे बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है। अगर हम पिछले 10 साल के नीट के पेपर्स की बात करें तो जनरली इस चैप्टर से 2 और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैकेनिक्स को बहुत अच्छा समझने के लिए इस चैप्टर में एक्सीलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। अगर हम फर्स्ट लॉ का रिवीजन करें तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में थी, कोई ब्लॉक है जो कि रेस्ट में रखा गया है, अगर मुझे इसकी स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट से इसको मोशन में लाना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक बात है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बोलें यूनिफॉर्म मोशन कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अगर मुझे इसकी स्पीड को बढ़ाना है, इसको स्लो डाउन करना है या इसे रिटार्ड करना है या इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तब भी मुझे क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे स्टेट को चेंज करना है तो मुझे फोर्स की आवश्यकता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मुझे इसे स्लो डाउन करना हो, स्पीड अप करना हो, डायरेक्शन को चेंज करना हो, तो मुझे फोर्स चाहिए। एक अच्छा शब्द आप बोल सकते हैं कि अगर मुझे मोमेंटम को चेंज करना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए, मोमेंटम होता है बच्चों mv वेक्टर। अगर आप स्लो करेंगे या स्पीड अप करेंगे तो इसकी v चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। अगर आप स्लो और स्पीड ना करके केवल इसकी डायरेक्शन को बदलेंगे तो भी तो v वेक्टर बदलेगा। इसका मतलब मोमेंटम बदलेगा। मोमेंटम बदलेगा मतलब मुझे फोर्स की आवश्यकता होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ भी यही बात कह रहा है। आप देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता है कि जो आप F एक्सटर्नल लगा रहे हो वो किसके बराबर है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp बाय dt। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। F एक्सटर्नल किसके बराबर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो मोमेंटम वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं mv वेक्टर। लेट हमारे सिस्टम का, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dv बाई dt। और हम जानते हैं, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, dv बाई dt को क्या बोल सकते हैं? a वेक्टर। तो बताइए, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला जो हम ग्रेड 9 ग्रेड 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफ नेट कितना होता है? ma। a कौन है? a है एक्सेलरेशन। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे परंतु ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज कर दे, देन दिस सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। आइए फिर से सुनते हैं। बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे परंतु मोमेंटम में अचानक से अच्छा खासा परिवर्तन कर दे, देन दिस सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल से आप इस बात को समझिए। जैसे बैट और बॉल का, जब बॉल बैट के कांटेक्ट में आती है तो बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है, पर बैट इतना जबरदस्त फोर्स लगाता है ताकि बॉल की डायरेक्शन, बॉल की स्पीड सब कुछ चेंज हो जाती है। मतलब बैट ने बॉल पर क्या लगाया बच्चों? इंपल्स। बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लगे और ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में अच्छा खासा परिवर्तन कर दे, देन दिस सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। आप इसे फुटबॉल वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फुटबॉल ग्राउंड पर रेस्ट में है, जैसे ही प्लेयर किक मारता है तो प्लेयर की किक और फुटबॉल के बीच में जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम है, तो बहुत लार्ज फोर्स लगाया गया बहुत कम समय के लिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। और जिसने फुटबॉल के मोमेंटम को क्या कर दिया बच्चों? चेंज कर दिया। आइए फिर से पढ़ें। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देयर विल बी सडन चेंज इन मोमेंटम। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसे एक नई फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट किया जा रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? इंपल्स। इसको थोड़ा और आगे मैथमेटिक्स सॉल्व करें
तो हम सभी जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से बच्चों एफ क्या होता था, याद करो, dp बाय dt। dt को आप यहां भेज दीजिए, dp इज इक्वल टू एफ dt। दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन। यहां dt आ रहा है तो लिमिट किसकी आएगी, टाइम की। यहां मोमेंटम है, लेट इनिशियल मोमेंटम p1 फाइनल मोमेंटम p2। इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ सभी जानते हैं, F इज इक्वल टू कितना बच्चों, dp बाय dt। F आ गया dp बाई dt, dp इसको हमने क्रॉस कर दिया f dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। आप देख सकते हैं dp का इंटीग्रेशन कितना होगा, p, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये f dt। ये क्या बन गया देखें, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, इंपल्स से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इंपल्स का एक नया फॉर्मूला आ गया। पहला इंपल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम, जिसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, T1 से T2। तो इंपल्स के बारे में दो बातें याद रखें। पहला इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा फॉर्मूला बताइए, T1 से T2 इंटीग्रेशन करेंगे एफ डी टी। इसे आप इंपल्स बोल सकते हैं, और इंपल्स ही बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्या ये बात क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, कुछ इसके और कॉन्सेप्ट हैं जो ध्यान दीजिए। मोमेंटम टाइम ग्राफ अगर खींचा जाए तो जो उसकी स्लोप होती है वो क्या देती है, फोर्स ऑन द पार्टिकल। इसे कैसे समझें, एक पुराना बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद करिए। एक ग्राफ है जो y और x में खींचा गया है, ठीक है बच्चों। अगर हम आपसे कहते हैं कि पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करिए, तो हम सभी को पता है यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींचते थे, ये थीटा, और ये जो टेन थीटा जो स्लोप बता रही है वो किसके बराबर आता था बच्चों, dy बाय dx। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इफ अ कर्व इज ड्रॉन बिटवीन y एंड x, तो एट एनी पॉइंट P जो स्लोप है उसे हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx। ये कर्व है y और x के बीच में। सोचो बच्चों, अगर P और T में होता, इस पॉइंट A पर मुझे स्लोप चाहिए, यहां पे मैंने एक टेंजेंट खींचा, बताइए इस कर्व की स्लोप क्या देगी, इस कर्व की स्लोप बच्चों क्या देगी, dp बाय dt। और याद रखें dp बाय dt क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स। तो हम इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, मोमेंटम टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या देती है, फोर्स ऑन द पार्टिकल। आइए एक बार जल्दी से समझें। अगर कोई कर्व y और x में ड्रॉ किया गया है, तो किसी जनरल पॉइंट P पर अगर हमें स्लोप चाहिए, हमने वहां पर एक टेंजेंट खींची, और बेसिक मैथ से हम जानते हैं ये जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, dy बाय dx। ये कर्व किस किस में बीच में खींचा गया था, y और x। अगर कर्व मोमेंटम और टाइम में खींचा जाए तो जिस प्रकार यहां dy बाय dx आ रहा है, यहां क्या आएगा, dp बाय dt। और हम न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हैं बच्चों, dp बाय dt क्या होता है, फोर्स। तो जो स्लोप है मोमेंटम टाइम ग्राफ की वो किसके बराबर आ रही है, फोर्स की। यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन द पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, अगर एक कोई कर्व है जो फोर्स और टाइम के बीच में खींचा गया है, अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या देगा, इंपल्स। कैसे, आइए समझ लेते हैं एक बार। ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया बच्चों F और T में, ठीक है, कोई भी कर्व ले लीजिए, ये कर्व ड्रॉ किया, ये लिमिट मान लिया आपने T1 और ये लिमिट आपने मान ली T2। इस तरह के हम काफ़ी बेसिक मैथ्स में भी हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए थे। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। पूरा एरिया एक बार में निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमने वहाँ आपको बेसिक मैथ्स में सिखा रखा है। एक हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट, ये कितना आएगा बच्चों, dt, ये कितना आएगा, f। तो क्या आप इस एलिमेंट्री जो पार्ट आपने लिया है, जो स्ट्रिप कंसीडर करी है, इसका एरिया बता सकते हैं? एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आएगा, बताओ। एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप आएगा f dt। ये तो स्ट्रिप का एरिया हुआ, मुझे टोटल एरिया चाहिए था। तो क्या ऐसी यहां बहुत सारी स्ट्रिप मानी जा सकती हैं? ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप मानी जा सकती हैं।
और अगर हम सारी स्ट्रिप को जोड़ दें, सारे स्ट्रिप के एरिया को जोड़ दें, देन हमें इस कर्व का टोटल एरिया मिल जाएगा। तो अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए होगा बच्चों तो क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, कहां से कहां, T1 से लेकर T2। और याद करिए अभी हमने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या देता है, इंपल्स। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या देता है, इंपल्स। तो याद रखें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या देता था, इंपल्स। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, इंपल्स से। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार समझ लेते हैं। फोर्स टाइम का एरिया, आप एरिया निकालें, वो एरिया क्या कहलाएगा, इंपल्स। यही लिखा हुआ है, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंपल्स। और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम क्या है, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। वेइंग मशीन सभी लोगों ने बचपन में देख रखी है, आपने मेजरमेंट भी किया है। तो वेइंग मशीन किस तरह से काम करती है, पहला एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि वेइंग मशीन वेट को मेजर करती होगी, mg को मेजर करती है, पर ऐसा नहीं है। वेइंग मशीन किस तरह से काम करती है, क्या होता है, उसको डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, जैसे एक आदमी है, ये वेइंग मशीन पे खड़ा है बच्चों, ये वेइंग मशीन है, इसका मैंने पॉइंटर बना दिया, ये मैन है, इसका मास m है और ये वेइंग मशीन पे खड़ा है। अगर हम बात करें कि इस मैन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, हम उनको बनाने की कोशिश करें। हम बनाना चाहते हैं बच्चों एफ बी डी ऑफ मैन, मैन की एफ बी डी, मैन पे कौन कौन से लग रहे होंगे। चलो आप कोशिश करो, पहला बताओ mg, ये तो अर्थ इतने फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वेट बोलते हैं mg। दूसरा बच्चों, आप कह सकते हो सर बच्चे के पैर और वेइंग मशीन आपस में कांटेक्ट में है, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल फोर्स होगा। दूसरा पॉइंट, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और तीसरा पॉइंट, हमेशा पुशिंग नेचर का होगा। तो यही नॉर्मल मैन पे कहां लगेगा, ऊपर की ओर। और एक्शन रिएक्शन से अगर आप इसकी एफपीडी बनाओ मशीन की, तो बताइए यही नॉर्मल एक्शन रिएक्शन से मशीन पे कहां लगेगा, नीचे की ओर। परेशान मत होना, कभी भी नॉर्मल में दिक्कत आए, केवल एक शब्द काम का है, नॉर्मल का स्वभाव हमेशा पुशिंग नेचर का होता है। देखिए ये नॉर्मल मैन को ऊपर पुश कर रहा है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यही नॉर्मल इसको कहां पुश करेगा, नीचे की तरफ। अब आप ध्यान से देखिए, वेइंग मशीन को कौन सा फोर्स दबा रहा है, कौन सा फोर्स इसको रीडिंग लाने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए वेइंग मशीन पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स के कारण वेइंग मशीन में क्या आ रही है, रीडिंग। तो कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। हाँ ये अलग बात है, सिंस अभी मैन रेस्ट में है तो n और mg बराबर है। ये मशीन क्या मेजर कर रही है, नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर। रेस्ट में हमेशा नॉर्मल mg होगा, ये सही नहीं है। अभी हम इसको एलिवेटर में ले चलेंगे तब नॉर्मल की वैल्यू कुछ अलग आएगी। हाँ इन जनरल अभी सामान्य अवस्था में मैन रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस कर गए, n mg को बैलेंस कर रहा है। वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल किसके बराबर है, mg, इसलिए वेइंग मशीन ने क्या मेजर कर लिया, mg, जिसे हम बोलते हैं वेट। क्या ये बेसिक फंडामेंटल बात समझ में आ रही है आपको। एक बार देख लेते हैं प्रिंटेड में। देखो ये मैंने सारा बनाया है, ये प्लेटफॉर्म पे बच्चा खड़ा है वेइंग मशीन पर, ये बच्चे की एफबीडी है, एफबीडी ऑफ मैन, एफबीडी ऑफ बॉय। फिर ये नॉर्मल इसी का ये
पेयर है एक्शन रिएक्शन, हमेशा नॉर्मल एक्शन रिएक्शन में काम करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों वेइंग मशीन पर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल डाउनवर्ड, और इसी कारण वेइंग मशीन में क्या आ रही है, रीडिंग। तो ध्यान रखिएगा, वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। डायग्राम में आप देख सकते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, जो वेइंग मशीन रीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। आइए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर किस तरह से फोर्सेस बनाए जाते हैं। जैसा कि एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, उस पर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास कितना है, m। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। सबसे आसान हम सभी को याद है mg, कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वी कैन से टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा सोचिए, ब्लॉक का और सरफेस का आपस में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो दो फोर्स लग रहे होंगे, mg और दूसरा कौन सा, नॉर्मल। अब हमें सारे फोर्सेस किस डायरेक्शन में चाहिए वो सीखिए। हमें चाहिए अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर तो इंक्लाइन। सारे फोर्सेस हमें दो डायरेक्शन में दिखने चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ दो रेफरेंस लाइन खींचूं, ये है बच्चों अलोंग द इंक्लाइन और ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल को हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो ऑलरेडी हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में ही है, परंतु हमें mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थीटा है, ये थीटा कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं। ये थीटा है, ये 90, ये 90 में थीटा, तो बचा हुआ कितना बच्चों, थीटा। अब mg के कंपोनेंट करें, ये वाला कितना, mg cos थीटा, और ये वाला बताइए mg sin थीटा। आप देख सकते हैं ब्लॉक का जो मोशन होगा वो अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी तरह का मोशन नहीं है। इसका मतलब n किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। तो ध्यान रखिए, अगर हम जब इंक्लाइन की बात करें तो हमें सारे फोर्सेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं सर ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसल रहा है और उसको नीचे लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, mg sin थीटा। अगर ये सरफेस स्मूथ होती और आपसे पूछा जाता बच्चों एक्सलेशन बताइए ब्लॉक का, फिर से आप NLM की सेकंड इक्वेशन लगाइए, बोलिए नीचे की तरफ mg sin थीटा माइनस पीछे कोई फोर्स नहीं है 0 और नेट फोर्स ma। तो बताइए अगर स्मूथ इंक्लाइन होता है बच्चों तो जो एक्सलेशन है ब्लॉक का वो कितना होता है, g sin थीटा। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है और बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर कोई दो ब्लॉक एक रस्सी की सहायता से जोड़े गए हैं और रस्सी कैसी है देखिए, इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब ना तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है ना उसकी लंबाई कम हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है। जैसे आप देखना, ये दो ब्लॉक हैं, ये दोनों एक रस्सी से जोड़े गए हैं। अब माना ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो सोच के बताइए ये वाला ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाना पड़ेगा। ये इसकी मजबूरी है। क्यों सर मजबूरी क्यों है, ऐसा नहीं हो तो क्या दिक्कत है, आप खुद समझो। रस्सी का ये जो पार्टिकल है ये 5 से आगे जा रहा है। आप कह रहे हो नहीं सर मैं नहीं कहता कि सर ये 5 से आगे जाएगा। बेटा आप बताओ, अगर 4 मीटर पर सेकंड होगा ना
तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी। आगे वाला तेज है, पीछे वाला धीमे। पीछे वाला तेज होगा तो क्या होगा, रस्सी ढीली पड़ जाएगी। हम चाहते हैं रस्सी हमेशा कैसी रहे, टाइट रहे, रस्सी हमेशा तनी हुई रहे। तो ये दोनों वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा, और अगर नहीं होगी ना तो आइदर रस्सी टूट जाएगी और ढीली पड़ जाएगी। आइए फिर से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इफ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो इनएक्सटेंसिबल आपको समझ में आ गया, ना तो लंबाई बढ़ सकती है ना लंबाई कम हो सकती है। देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड, ऐसी वेलोसिटी जो किसके अलोंग होनी चाहिए, अलोंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड, इनको बराबर होना ही पड़ेगा। मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, अदरवाइज आइदर लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और थ्रेड विल गेट स्लैक, या तो लेंथ बढ़ जाएगी या थ्रेड स्लैक पड़ जाएगी। परंतु अगर हमें रस्सी को टाइट रखना है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट जो रस्सी की लेंथ के अलोंग हैं उनको हमेशा सेम होना ही पड़ेगा। 2-3 बार कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इस पर बेस आज हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। है बहुत बेसिक फंडामेंटल, पर क्वेश्चन करते जाएंगे तो क्लियरिटी भी बढ़ती जाएगी। तो आइए फिर से देखते हैं, आराम से समझते हैं 2 बार। देखिए ये 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 2, इनकी वेलोसिटी दे रखी है v1 v2। अब क्या मुझे कंपोनेंट की आवश्यकता है क्या, कंपोनेंट की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी बच्चों अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड हैं, तो मुझे कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है। तो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2, v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। आराम से फिर से 2-3 बार बोलिए तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। पहले तो टॉपिक का नाम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। इस पार्टिकल की मजबूरी है, इसको उतने ही वेलोसिटी से कहां जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अगर कम से जाएगा ना तो रस्सी क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। ज्यादा से जाएगा तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, परंतु रस्सी तो टाइट है, तनी हुई है। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फिर से सुनिएगा धीरे धीरे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। कंपोनेंट शब्द में क्यों बोल रहा हूं, जैसे यहां आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कुछ परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ जाए। अगला केस देखिए आप, जैसे ये कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए ये ब्लॉक कितने से आगे जा रहा है, लेट v2 से दे रखा है क्वेश्चन में। इस ब्लॉक की इधर की तरफ वेलोसिटी क्या दे रखी है, v1। तो अब हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या है सर, हमें तो वही वेलोसिटी से मतलब है जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हो। वापस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हो। तो पहले बताओ स्ट्रिंग की लेंथ कहां है सर, ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये डॉट 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 करके मैंने आपको दिखा दी। अब इस v1 का कंपोनेंट, ये v1 का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट बताओ कितना, v1 cos थीटा। अब कॉन्सेप्ट बोलो, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी को हमेशा सेम होना पड़ेगा। बताइए कितना, v2, ये कितना, v1 cos थीटा। तो अलोंग द लेंथ v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v2। तो स्ट्रिंग क्या रहेगी, टाइट रहेगी, अदरवाइज स्लैक हो जाएगी, अदरवाइज उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर रस्सी को टाइट रहना है तो इन वेलोसिटीज को सेम होना पड़ेगा। ये कहलाता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में समझाया जाएगा, वहां जब हम वर्क एनर्जी डिस्कस करेंगे आपके साथ तब आपको डिटेल में बताएंगे, पर वहां का कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करना चाहते हैं तो हम यहां हल्का सा इसके बारे में समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, टेंशन फोर्स के द्वारा, टेंशन फोर्स के द्वारा सिस्टम पर किया गया टोटल वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0। वैसे जब वर्क एनर्जी पढ़ाया जाएगा
तब इस कॉन्सेप्ट को तो डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ हम डिराइव करके भी देखेंगे कि हाँ देखो देखो बच्चों, टेंशन पे टोटल, सिस्टम पे वर्क डन 0। देखिए सिस्टम पे बात कर रहा हूं, एक अकेले ब्लॉक पे तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, परंतु सिस्टम पर टेंशन के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन बच्चों हमेशा 0 होता है। यह कॉन्सेप्ट है जिसका डिटेल एनालिसिस वर्क एनर्जी अगले चैप्टर में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। चलो वर्क डन का फॉर्मूला बता दो बच्चों, क्या था? F डॉट एस। ये तो था फोर्स F के द्वारा किया गया वर्क। हम तो किसकी बात करना चाहते हैं? टेंशन फोर्स की। तो बताओ फोर्स की क्या लिख दूं? टेंशन डॉट एस। किस पे? सिस्टम पे। टोटल सिस्टम पर कितना? 0। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया? समेशन ऑफ T डॉट एस बराबर 0। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिस्टम का, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा एक्सीलरेशन में। तो क्या सर तीनों लगाने हैं क्या? तीनों नहीं लगाने हैं, ये तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। जैसे ये प्रश्न एक्सीलरेशन का रिलेशन पूछ रहा है, आप T डॉट ए को यूज करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए वो वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो आप T डॉट वी को यूज करिएगा। तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए। साथ ही साथ डॉट को जब हटाते हैं तो याद करिए, डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो क्या आ जाएगा बताइए? टी ए कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है क्या? टी ए कॉस थीटा। अब बात ये है कि थीटा किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद करिए। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू +1। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो थीटा 180 और कॉस 180 की वैल्यू कितनी बच्चों? -1। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए अगले 3 प्रश्नों को करने के लिए। अब एक बार मैं इनको रिवाइज कराता हूं ताकि ये बात धीरे धीरे हमारे समझ में आ जाए। मैंने आपको ये बताया कई प्रश्न ऐसे थे, काफी प्रश्न ऐसे थे जो आपने पुली पर करे, तब उसमें ऑब्जर्वेशन से आपने देखा सभी ब्लॉक के एक्सलेशन क्या थे? सेम थे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं हर बार ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि आप तुरंत कहते हो ऑब्जर्वेशन से कि हाँ सर इसका भी ए है, इसका भी ए होगा। जैसे आप खुद देखिए, यहां आप नहीं कह सकते कि दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन सेम होगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये इस रस्सी को ढीली करेगा, ये स्लैक रस्सी इधर आएगी, फिर इस पुली को नीचे जाना है, परंतु इस रस्सी का ये एंड फिक्स है, तो ये दोनों का एक्सलेशन सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर हमें कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तब हम इस A1 और A2 को क्या कर पाएंगे? रिलेट। ये तो था इसका बेसिक। अब आते हैं सर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें। तो हमने यहां वर्क पावर एनर्जी से कॉन्सेप्ट उठाया है। क्या कॉन्सेप्ट था बोल लीजिए? टेंशन फोर्स के द्वारा सिस्टम पर किया गया टोटल वर्क डन हमेशा कितना होता है? 0। टेंशन फोर्स के द्वारा सिस्टम पर किया गया, देखिए टेंशन फोर्स, ये था फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, टेंशन फोर्स टी ले लिया, सिस्टम की बात हो रही है, टोटल समेशन लगा दिया, और कितना? 0। डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के रूप में एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के रूप में आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, डॉट को हटाते हैं तो हमने वेक्टर से सीख रखा है, डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 1। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा 180, कॉस 180 की वैल्यू -1। ये इस क्वेश्चन के सारे फंडामेंटल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब मैं 3 क्वेश्चन इस पर आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको ये बात बढ़िया समझ में आ जाए। इसको रफ कर देता हूं, देख लीजिए, आप लिख लो। ये वाली बात फिर से बोल देता हूं। टेंशन फोर्स के द्वारा सिस्टम पे वर्क डन 0, समेशन लगा दिया, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो थीटा 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना? 180। ये बात मेरे हिसाब से ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं बच्चों, देखो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं
टेंशन की, हमने कल भी सीखा था, ये कॉन्सेप्ट याद हो तो यूज भी आएगा। ये पूरी रस्सी एक ही है, तो अगर यहां टी तो यहां भी टी, यहां भी टी, पूरी रस्सी एक ही है, मासलेस है। और याद करिए बच्चों, यहां टी टी तो यहां टू टी होगा। कल ऐसे सवाल करे थे, याद करो, पुली के, और आपको सिखाया था मासलेस अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए इधर टी टू टी तो यहां भी टू टी होना पड़ेगा, तभी तो मासलेस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा 0। ये जो पुली आपको दिखाई गई हैं सारी आइडियल पुली हैं, सारी मासलेस पुलीज हैं, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट लगाइए। हाँ, एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, बिल्कुल। क्या लगाएंगे? टी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू 0, डॉट हटाओ, क्या आएगा? कॉस थीटा, ठीक है। इस वाले ब्लॉक की बात करो, टी कहां? ऊपर, A1 कहां? ऊपर, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो थीटा कितना डिग्री? 0। इसका टेंशन लिखा T, इसका एक्सेलेरेशन लिखा A1 कॉस 0। चलिए इसकी बात करो, 2T कहां? ऊपर, A2 कहां? नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, थीटा 180, तो 2T ऊपर, A2 नीचे, कॉस 180। देख लो, 2T ऊपर है, A2 नीचे है, तो TA1 कॉस 0 1, 2TA2 कॉस 180 -1, उधर ट्रांसफर कर दो, TA1 2TA2, T से T कैंसिल, A1 बराबर 2A2, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बात क्लियर है क्या? समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0। कॉन्सेप्ट फिर से बोल लो, टेंशन फोर्स के द्वारा सिस्टम पर किया गया टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है। ये कैसे लिखा? पहले ब्लॉक का देख लो, टी ऊपर, A1 ऊपर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री। दूसरे वाले ब्लॉक पर आओ, 2T ऊपर, A2 नीचे, दोनों अपोजिट एक्शन में, थीटा 180, थीटा 180 होगा तो कॉस 180 -1, तो ये रिलेशन आ गया A1 बराबर 2A2। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आपको मोशन की चर्चा करनी है तो सबसे पहले आपको यह तो बताना पड़ेगा कि सर मैं इस ऑब्जेक्ट का मोशन कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, कहां से मैं देख रहा हूं, कहां से इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो देखिएगा, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज अ स्पेसिफिक ओरिजिन विद अ रेफरेंस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें कोई ना कोई एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, एक पोजीशन बतानी पड़ेगी कि हमारा ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, कहां से वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी अटैच टू द ग्राउंड, वो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे भी हो सकता है, अटैच हो सकता है अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। जैसा कि आप पिछले डायग्राम में देखिए, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये तो ग्राउंड पर है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर सी। अगर हम ए को ऑब्जर्व बोलें तो बताइए ये ऑब्जर्वर ए किसके साथ अटैच है? कार के फ्रेम के साथ अटैच है। आइए फिर से सेंटेंस देखिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी अटैच टू द ग्राउंड, may be attached with another stationary object or a moving object। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बहुत सरल शब्दों में आप क्या बोल सकते हो? बहुत सरल शब्दों में आप ये बोल सकते हो, ऑब्जर्वर कहां से खड़े होकर मोशन को स्टडी कर रहा है, कहां से वो सभी चीजों को देख रहा है, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है बच्चों? 2 पार्ट में, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। अब वन बाय वन दोनों को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आते हैं बच्चों इनर्शियल फ्रेम में। तो इनर्शियल फ्रेम की क्या डेफिनेशन देखिए, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस
attached to a stationary object or an object moving with constant velocity is called inertial frame of reference. बहुत सरल शब्दों में बोले तो ऐसा फ्रेम जहां न्यूटन के लॉ क्या हो, वैलिड हो, जहां से हम न्यूटन के लॉ को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकें। इन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन के लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आसान शब्दों में बोले ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सीलरेशन 0 हो। अब एक्सीलरेशन 0 के आप दो सिचुएशन बता सकते हो, या तो वो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो। दोनों ही केस में बच्चों एक्सीलरेशन 0 होगा, सोचो दोनों ही केस में एक्सीलरेशन 0 होगा, या तो रेस्ट में होगा तो भी एक्सीलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो भी एक्सीलरेशन 0। तो बताइए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सबसे आसान डेफिनेशन क्या है। सबसे आसान डेफिनेशन, पहला पॉइंट, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां न्यूटन के लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल हो, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सीलरेशन 0 हो। दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो और वी कैन से रेस्ट में हो। तो आप मुझे इस डायग्राम में बता सकते हैं कौन होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बताइए। सी जो सी है, जो ऑब्जर्वर है, वो कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि वो कहां से देख रहा है मोशन को, ग्राउंड से खड़े होकर देख रहा है। अगर हम कुछ और डिटेल में चर्चा करें तो वास्तव में जो सी अर्थ पे खड़ा है तो अर्थ भी परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। फिर से सुनिए, परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? अर्थ घूम रही है, इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया मतलब ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। पर बच्चों अर्थ का जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो बहुत बहुत कम होता है, इसलिए हम अर्थ को अपने सभी क्वेश्चन के लिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, अर्थ इज एज्यूम टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखना अच्छे से, बात को समझना। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए डायरेक्ट ट्रू फॉल्स में, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आंसर होगा नो, क्योंकि अर्थ के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। जबकि बच्चों इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या थी, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या थी, एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0, पर अर्थ के पास तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। हाँ, इसको और अच्छे से बोलिए, अर्थ के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है परंतु इसकी वैल्यू बहुत कम है। देयरफॉर अर्थ इज एज्यूम टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों शब्दों में अंतर है, अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात, परंतु अर्थ के पास जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो नेग्लिजिबल है, हेंस अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया गया। क्या ये बात ठीक है क्या? आइए फिर से इनर्शियल फ्रेम की बात करें। बिल्कुल, वापस मैं आपको ले चलता हूं, फिर से बेसिक पे चलते हैं, बहुत तसल्ली से धीरे धीरे पढ़िए। आज सबसे पहले हमने ये बात करी कि फिजिक्स में जो मोशन एंड रेस्ट, ये दो जो टर्म है बच्चों, ये रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ऐसा बोलना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई टेबल रेस्ट में है या ये स्टडी टेबल या कोई कुर्सी रेस्ट में है, ये परफेक्ट सेंटेंस नहीं है जब तक आप ये डिफाइन नहीं करो कि आप कहां से खड़े होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कार है जिसमें दो फ्रेंड बैठे हैं, ए और बी। ए नॉट एक्सीलरेशन से कार जा रही है आगे, एक तीसरा फ्रेंड सी ग्राउंड पर है। अगर मैं ये बोलूं कि बी मोशन में है तो ये अधूरा सेंटेंस है, क्योंकि सी कहेगा, ए कहेगा सर बी कहां मोशन में, बी तो मेरे सामने दिख रहा है, बी तो रेस्ट में है। तो बी मोशन में है
ये सेंटेंस परफेक्टली सही नहीं है। हाँ, बेहतर सेंटेंस क्या होता, बी मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो देखिए ना, आपने मोशन शब्द को सही करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टर्म बोला, इसलिए तो हमने बोला कि मोशन और रेस्ट वास्तव में कैसी टर्म है बच्चों, रिलेटिव टर्म है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? मोशन और रेस्ट कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। बी रेस्ट में है, अगर आप सिर्फ इतना सा बोल दोगे कि बी रेस्ट में है, सी कहेगा सर झूठ बोल रहे हो, बी कहां रेस्ट में है, बी तो बढ़िया गाड़ी में बैठ के कहां जा रहा है, आगे। तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा, आपको पूरा बोलना पड़ेगा बच्चों, बी रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या ये बात ठीक है? परफेक्टली बात समझ में आई? तो हमने क्या करा, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी अगर मोशन को डिफाइन करना है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में चर्चा करनी है, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहां से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, बस वहीं से हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर से डेफिनेशन देखिए, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट यूज अ स्पेसिफिक ओरिजिन। एक आपको एक रेफरेंस बताना पड़ेगा कि मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बी अटैच्ड टू ग्राउंड, वो ग्राउंड पे हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है, वी कैन से ऑब्जर्वर ग्राउंड पे भी हो सकता है और कार्ड के अंदर भी हो सकता है। फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड किया, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम की सबसे आसान डेफिनेशन बताइए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल हो, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, और वी कैन से ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो और रेस्ट में हो। ये सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। फिर मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया, ये अर्थ वाला। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये ऑब्जर्वर सी तो रेस्ट में है, तो पक्का पक्का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ, एज्यूम्ड है, पक्का पक्का नहीं है। अगर आपसे ये बोला जाए क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कारण वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन में सेट नहीं बैठता। वो अलग बात है कि उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए अर्थ इज एज्यूम टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हां, अब आप बोल सकते हो कि सर जो ऑब्जर्वर सी है वो कहां से देख रहा है चीजों को, कहां से ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है? ग्राउंड पे खड़े होकर, अर्थ पे खड़े होकर। अर्थात ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बताइए, ये जो ऑब्जर्वर ए था, पेन का कलर चेंज कर देता हूं बच्चों, ये ऑब्जर्वर ए था, ये बताइए एक ऐसी जगह बैठा है जो एक्सीलरेटेड हो रही है, एक ऐसे फ्रेम में बैठा है जो एक्सीलरेटेड है। इसका मतलब ऑब्जर्वर ए कौन से फ्रेम में बच्चों? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, इनर्शियल की बातें समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से? देख लीजिए, पहला पॉइंट, न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होने चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, या वी कैन से एक्सेलरेशन 0 हो, या वी कैन से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, सब एक ही बात है। ये मैंने लिख दिया। आगे जाके मैं आपको टेबल से और क्लियर करूंगा और आपको सिस्टमेटिक टर्म से आगे समझ में आएगा। आप अभी आधी टेबल समझ सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट, न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दूसरा, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 के बच्चों क्या क्या मायने हैं? या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या उसकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो। क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है सभी को? हाँ है क्या बच्चों? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस परफेक्टली ओके। चलो अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल फ्रेम तो आप खुद उल्टा सोच सकते हो, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सीलरेशन हो। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है।
accelerated. A frame of reference attached to the accelerated object is called non-inertial. अब बताइए, जो ऑब्जर्वर ए था वो कहां बैठा हुआ था? एक ऐसी कार के अंदर जिसके पास एक्सेलरेशन था, तो वो इस कार के साथ अटैच था, इसलिए ऑब्जर्वर ए बच्चों कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर ये देखेंगे कि नॉन इनर्शियल में न्यूटन के लॉ क्यों नहीं डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं, इसकी मैं आपसे अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। आपको फिर बताऊंगा भी क्यों सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ी। आपने 11th-12th में सूडो फोर्स नाम सुन रखा है, पर सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा सूडो फोर्स को महसूस किया गया कि इसको लगाना चाहिए? वास्तव में सूडो फोर्स नाम का तो कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी फोर्स है। अगर आप सूडो फोर्स मुझसे पूछोगे सूडो फोर्स क्या है, तो सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है। सूडो फोर्स एक नॉन रियलिस्टिक फोर्स है, जाली, फर्जी जिसे बोलते हैं। ऐसा कोई फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। परंतु फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसा करना पड़ा, इसकी हम सब अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तब मैं आपको सिखाऊंगा कि सूडो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो मैंने आपको टेबल का आधा पार्ट समझा दिया। ये बात क्लियर है क्या सभी को? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अभी 2-3 बार बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन 0 के क्या क्या मायने निकल सकते हैं? रेस्ट में हो या वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो। दूसरे शब्दों में बोले, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां न्यूटन के लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं, उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बोलो सही बात है क्या बच्चों? अब बात करते हैं कि सूडो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या समस्या हो गई। तो आइए चेक करते हैं, इसको एक एग्जांपल समझते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा बिल्कुल तरीके से। देखिए, एक लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। एक धागे से आपने 10 kg के ब्लॉक को इस तरह से बांध रखा है, और ये पूरा सिस्टम लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ, एक्सीलरेटेड अपवर्ड्स। एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। जल्दी से बताइएगा, ऑब्जर्वर ए कहां है? ग्राउंड पर है। दूसरे शब्दों बोले, कहां खड़ा है? अर्थ पे खड़ा है। जल्दी से बताओ कौन सा फ्रेम? क्या इनर्शियल फ्रेम बोल दूं? हाँ, क्यों? क्योंकि अर्थ को इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस एज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एफडी बनाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा। फॉर ए, ये ऑब्जर्वर ए, बताइए रस्सी में टेंशन, कोई दिक्कत? नीचे mg, कहां? ऊपर। ए क्या कहेगा? ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इक्वेशन बताइए, ऊपर जा रहा है बड़ा कौन? T माइनस एम जी, नेट फोर्स ma, T माइनस एम जी, A 5, तो ये 50, ये 100, 150। T कितना आ गया? 150 न्यूटन। रस्सी में टेंशन 150 न्यूटन। अब यही चर्चा आप देखिएगा, फिर से करते हैं। 10 kg का वही ऑब्जेक्ट, वही लिफ्ट, वही एक्सेलरेशन, सब कुछ वही, परंतु अब मैंने ऑब्जर्वर को अंदर खड़ा कर दिया, कलर पेन चेंज कर दिया। ऑब्जर्वर नाम भी बदल दिया इसका, P, इसका A था। बोलो ठीक है, ऑब्जर्वर को अंदर खड़ा कर दिया। पहले मुझे बताओ, ये ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? सोचो। ये ऑब्जर्वर एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जो एक्सीलरेटेड हो रहा है, लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, और लिफ्ट तो एक्सीलरेटेड हो रही है। इसका मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन है। हम बोल सकते हैं कि सर ऑब्जर्वर P कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बोलो हाँ है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ब्लॉक की एफडी बना रहा हूं, बोर्ड पे देखना।
ऊपर रस्सी, टेंशन, नीचे टेंजी। मैं किसके लिए बना रहा हूं? ऑब्जर्वर P के लिए। अब अच्छे से बताना, आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो, एक ब्लॉक रस्सी से टंगा हुआ है, पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, आप लिफ्ट के अंदर ही खड़े हो, आपको ब्लॉक किस में दिखाई देगा? आपको ब्लॉक किस में दिखाई देगा? फॉर ऑब्जर्वर P, फॉर ऑब्जर्वर P ब्लॉक तो किस में दिखाई दे रहा है? रेस्ट में दिखाई दे रहा है बच्चों। रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो T किसको बैलेंस कर रहा होगा? टेन जी को। तो टेंशन कितना आया? 100 न्यूटन। आपको कि सर क्या दिक्कत है? ठीक है, ये मोशन में है, वो रेस्ट में है, गड़बड़ है। टेंशन, टेंशन, टेंशन एक तरह का फोर्स है, और बच्चों जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो रस्सी में टेंशन है वो कहीं से भी देखिए हमेशा 150 न्यूटन ही आना चाहिए था। मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। कहीं से भी देखें रस्सी में टेंशन 150 न्यूटन ही आनी चाहिए थी। इसका मतलब यहां कुछ ऐसी गलत बातें हुई हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही। मतलब इस फ्रेम में न्यूटन के नियम सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? लॉ ऑब्जर्वर P के लिए ब्लॉक रेस्ट में था, आपने अच्छे से बिल्कुल लगाया, रेस्ट में T माइनस एम जी इक्वल टू एम, ए 0 रखूंगा तो T आएगा 100 न्यूटन, जबकि T तो वास्तव में 150 आना चाहिए था। इसका मतलब इस फ्रेम में न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था न्यूटन्स लॉ आर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन के लॉ यहां फेल हो गए। न्यूटन के नियम, फिर से सुनिए अच्छा सेंटेंस, न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फेल हो गए। अब क्या हुआ? अब आए वैज्ञानिक। क्या ये बात ठीक है सारी? एक बार फिर से समझा दूं जल्दी से। हमने एक ही ब्लॉक की स्टडी करी, बाहर से खड़े होकर, लिफ्ट के अंदर से खड़े होकर। हमने बिल्कुल सिस्टेमेटिक पे जो हमारी समझ थी अभी तक की, हमने एफबीडी बनाई, सॉल्व किया, पर हम बाद में जाके परेशान हो गए। हम परेशान हो गए कि दोनों केस में टेंशन अलग आ रहा था, जबकि जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। टेंशन दोनों ही केस में सेम आना चाहिए था, पर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ हुई है जो हमारी समझ से अभी बाहर है। मतलब यहां हम ये तो कह सकते हैं कि न्यूटन के नियम नहीं लागू हो रहे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम फेल हो रहे हैं। फिर एक डी अल्बर्ट नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस पे चर्चा करी। आगे हम इस पे बात करेंगे किस तरह से शूडो फोर्स की चर्चा की जाती है, शूडो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों आपने देखा, हमने स्टडी करी कि न्यूटन के जो लॉस थे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं थे। वहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा था। अभी आपने इसको एक एग्जांपल से देखा। अब क्या हुआ? डी अल्बर्ट नाम के वैज्ञानिक, डी अल्बर्ट नाम के वैज्ञानिक आए, जिन्होंने दुनिया को शूडो फोर्स के बारे में बताया। वास्तव में शूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये केवल और केवल एक इमेजिनेशन है। और अगर बहुत ही सरल शब्द में बोलूं तो बच्चों ये केवल एक जुगाड़ है। एक जुगाड़ है। किस बात का जुगाड़? ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी न्यूटन के लॉ को वैलिड कर दिया जाए। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे हो नॉन इनर्शियल में न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल ये सही सेंटेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बस इसी बात को सही करने के लिए
डी अल्बर्ट नाम के वैज्ञानिक ने एक सूडो फोर्स की कल्पना करी, सूडो फोर्स का इमेजिनेशन किया, ताकि न्यूटन के नियम को अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाया जा सके यूजिंग सूडो फोर्स। तो दोनों सेंटेंस अच्छे से समझिए। न्यूटन के नियम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, विथ सम मॉडिफिकेशन न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लगाया जा सकता है विथ सम मॉडिफिकेशन। और वही सम मॉडिफिकेशन क्या है? सूडो फोर्स। तो आपके पास सबसे पहले एक सरल सेंटेंस होना चाहिए कि सूडो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्वेश्चन, इसके फॉर्मूला, इसके से रिलेटेड बातें, ये तो सब आ ही जाएंगी। पहला एक सरल क्वेश्चन, सूडो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपके पास आंसर होना चाहिए, न्यूटन्स के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाया जा सके। न्यूटन के नियम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी बिल्कुल सही काम करें, इसलिए सूडो फोर्स की खोज की गई, सूडो फोर्स की कल्पना की गई। वास्तव में तो सूडो फोर्स के नाम से कोई फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ये सब रियल फोर्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बट सूडो फोर्स नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये केवल और केवल एक जुगाड़ है, एक तरीका है, एक मेथड है, ताकि न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई किया जा सके। क्या ये बात ठीक है? अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका लगाने का तरीका देखते हैं और महसूस करते हैं क्या आंसर वही आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप जल्दी से रिलेट कर सको जो मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले समझाया था। देखो वापस जल्दी बना देता हूं। कितने किलोग्राम का था बताओ? 10 kg का। एक्सेलरेशन याद है किसी को? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाहर वाला ऑब्जर्वर कौन सा फ्रेम था बताओ? इनर्शियल फ्रेम। ये क्या कह रहा था? इसकी एफईडी बनाकर सॉल्व किया था आपने, t - 10g 10a। जल्दी जल्दी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी पहले इसके बारे में बात कर चुका हूं। तो इनर्शियल फ्रेम से टेंशन कितना आ रहा है? 150। इनफैक्ट टेंशन तो हर फ्रेम से ही 150 आना चाहिए, क्योंकि फोर्स तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बच्चों डिपेंड ही नहीं करता। अब देखना, लिफ्ट वही स्ट्रिंग, वही 10 kg का ब्लॉक, वही एक्सीलरेशन, परंतु अब मेरा ऑब्जर्वर कहां? लिफ्ट के अंदर, एक ऐसे फ्रेम में जो एक्सीलरेटेड है। हेंस दिस ऑब्जर्वर P इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए इसके लिए बात करते हैं। 10 kg बताइए ऊपर, टेंशन नीचे mg। अब ध्यान से देखना, पेन फिर से चेंज कर रहा हूं। अब सूडो फोर्स की बात करूंगा। डी अल्बर्ट ने सूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला दिया? सूडो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, -ma। क्या है ये -ma? देख लीजिए, माइनस आया इसलिए ताकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास जिस पे आप सूडो फोर्स लगाना चाहते हैं उसका मास, एक्सीलरेशन। माइनस क्यों लगाया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के अपोजिट, और वी कैन से एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। बताइएगा ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन कहां है? ऊपर। फिर से सरल शब्दों में, ऑब्जर्वर P का एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऊपर, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। कितना? m 10 a 5। पेन का कलर चेंज है, नीचे लिख भी दिया सूडो फोर्स। ऑब्जर्वर P तो अभी भी क्या कहेगा? 10 kg तो मेरे लिए अभी भी रेस्ट में है। वो तो यही कहेगा ना, जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है ऑब्जर्वर, वो तो अभी यही कहेगा 10 kg तो मेरे लिए रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो बताइए T किसको बैलेंस करेगा?
10g प्लस 10 इंटू 5 मतलब 10g प्लस 50 मतलब 150 न्यूटन। देखिए चमत्कार हो गया, टेंशन अब 150 न्यूटन वही आ गया, और आप कह सकते हो हाँ सर टेंशन तो सेम आ गया। इसका मतलब आपने कुछ एक जुगाड़ किया, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ ही तो है सूडो फोर्स। क्या है जुगाड़ बताइए, क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले सूडो फोर्स का फॉर्मूला ma, सूडो फोर्स का फॉर्मूला ma। सर ये माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले, ये माइनस हमेशा इसलिए लगाया जाता है ताकि सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के अपोजिट। बताइए जो ऑब्जर्वर P है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन कहां है? ऊपर की तरफ। सूडो कहां लगेगा? नीचे। कई बच्चे हमसे पूछते हैं 15 दिन बाद जब रिवाइज करते हैं, सर यहां ma था माइनस ma था, पर आपने तो यहां m ही लगाया, फॉर्मूले में तो माइनस ma है पर आप यहां ma लगा रहे हो। अरे बच्चों ये माइनस क्या बता रहा है? केवल डायरेक्शन, बाकी तो ma डायरेक्शन बता रहा है। इसलिए तो देखो इसका एरो कहां आ गया? नीचे। एक्सीलरेशन कहां था फ्रेम का? ऊपर। सूडो का फोर्स का डायरेक्शन कहां आ गया? नीचे। क्या आपको अब कुछ कहानी क्लियर हुई कि सूडो फोर्स क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी? तो सूडो फोर्स के बारे में आप कुछ बातें बता सकते हैं। सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है। सूडो फोर्स नाम का कोई फोर्स रियल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये केवल एक जुगाड़ है, ये केवल एक मेथड है, ये केवल एक तरीका है ताकि न्यूटन्स के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाया जा सके। अब देखिए न्यूटन के नियम चाहे आप इनर्शियल में लगाइए या नॉन इनर्शियल में लगाइए, परंतु जब नॉन इनर्शियल में लगाओगे तो सूडो लगाना पड़ेगा, और सूडो जैसी आपने यूज किया आंसर परफेक्टली दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम। हेंस, अब ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, हेंस क्या न्यूटन के लॉ विथ सम मॉडिफिकेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाए जा सकते हैं? आंसर होगा यस। यस, न्यूटन के लॉ को विथ सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी बढ़िया अप्लाई किया जा सकता है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? माइनस ma, माइनस क्या बता रहा है बच्चों? डायरेक्शन। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। किसके अपोजिट होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के अपोजिट।